नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय बजट पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने। जा सकती है। देखिए, जिस प्रकार से माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी आज बजट पेश कर रही हैं, निश्चित रूप से हम उत्तराखंड वासियों को तो हमेशा उम्मीद रही है और उम्मीद में हम लोग सफल भी हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य 71% वनाच्छादित है। इस नाते हमने इसके लिए कंपनसेशन की बात की है। मैंने जब पिछली बार माननीय वित्त मंत्री से मिला था तो मैंने एक पूरे इस उत्तराखंड की अपेक्षाओं का मांग पत्र मैंने उनके सामने रखा था। जैसे हमारे यहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन आज संचालित है, परियोजना चल रही है, उसी प्रकार से हम लोग टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन की हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी स्वीकृति मिलेगी। एक विशेष रूप से मैंने आग्रह किया था कि हमारे यहाँ चमोली और पिथौरागढ़ आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, तो उसके लिए मैंने कोशिश की थी, उस समय आग्रह किया था कि क्रॉनिक लैंड स्लाइड सेंटर हमारे यहाँ खुले, क्योंकि इससे आपदा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उससे एक आकलन हो सकेगा और कैसे हम लोग कहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस सेंटर से का अनुभव हमें होगा। ऐसे हमने पावर प्रोजेक्ट्स के चलाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए भी हमने आग्रह किया था। मुझे उम्मीद है कि इस बजट में हम लोग जमरानी बांध है, सौंग बांध है, इसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो पेंशन है, जो मुझे लगता है कि पूरे देश भर में हम सबसे ज्यादा पेंशन वृद्धावस्था और दिव्यांग और इन लोगों को हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग 1500 रुपया प्रति दे रहे हैं और अभी तक केंद्रांश समेत 200 रुपये प्रति मिल रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं, हमने कहा था कि हमें 500 रुपये प्रति योगदान केंद्र से मिले, तो इसमें हम इस बजट में कोशिश उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो हो पहले की तर्ज पे जो हमें योगदान मिलता था वो भी हम उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी अनेकों जो अपेक्षाएं हैं हमने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखी थी, उम्मीद कर रहे हैं इसमें हमें कुछ मिलेगा। वहीं गणतंत्र दिवस पर कई राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पुरस्कार प्रदान किया है। उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश विदेश के लोग मानसखंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित होंगे। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव गणतंत्र दिवस नमन के तहत हुए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में हुए ड्रोन शो ने दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया। वहीं भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित धुनें समारोह का आकर्षण का केंद्र रही। सेना और राज्य पुलिस के संगीत बैंड के मनोरम और पैर थिरकने वाले भारतीय धुनों ने समा बांधने का काम किया। बीटिंग द रिट्रीट का जो समारोह था ये एक अलग ही तरीके से मनाया गया और ये एक इतिहास बना है उत्तराखंड के अंदर में कि आज बैंड्स ने अपना शो दिखाया और सचमुच आज जो बैंड का स्टैंडर्ड था, जो उन्होंने म्यूजिक और जो उन्होंने इतने मोटिवेशनल ट्यून्स गाए, वो अपने आप में एक अलग ही स्टैंडर्ड के थे। आज खासतौर पर जो महिला बैंड था और जो गाइड्स एंड स्काउट का बैंड था, वो अपने आप में एक अलग ही उन्होंने इतिहास बनाया है।
वहीं उत्तराखंड पुलिस पिछले 2 महीने से फरार इनामी वंचित और गैंगस्टर अपराधियों की गिरफ्तारियों के लिए लगातार अभियान चला रही है। आपको बता दें कि इन 2 महीनों में पुलिस ने 800 वंचित अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 200 से ज्यादा इनामी अपराधी हैं। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी पुलिस ने जब्त किया है। वहीं एडीजी वी मुरुगेशन ने कहा कि आज 2 महीने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर 1 महीने तक और आगे इस अभियान को चलाया जाएगा। पिछले 2 महीने वांटेड क्रिमिनल्स का हमारे जो अरेस्ट करने के लिए एक ड्राइव चला था। वांटेड क्रिमिनल्स जो इनामी अपराध है और गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट के उस अभियान के 2 महीने का अंत में आज लास्ट डेट है। हमने रिव्यू करा है, तो इसको और 1 महीना और बढ़ाने के लिए निर्णय ली गई है डीजी साहब की तरफ से, और 1 महीने इस पे कार्रवाई चलेगी। अल्मोड़ा की जेल इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बता दें, उत्तराखंड के अल्मोड़ा की जेल की गिनती देश की ऐतिहासिक जेलों में की जाती है। यहां सजा काट रहे कैदियों को मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग सिखाई गई और साथ ही साथ जेल के अंदर 2 छोटे-छोटे कमरों में मशरूम की खेती की गई, जिसमें कैदियों का प्रयास सफल हुए और अब तक 86 किलो मशरूम का उत्पादन किया जा चुका है, जिसे पैकिंग कर बाजार में बेचने के लिए भेजा जा रहा है। जेल अधीक्षक जयंत पगती ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है, ताकि वो जेल से रिहा हो और उनके पास एक हुनर हो जिससे अपनी आजीविका का साधन बना सके। जिला कारागार अल्मोड़ा में मशरूम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण श्रीमती प्रीति भंडारी जी के द्वारा दिया जा रहा है और ये प्रशिक्षण उन्हें बिल्कुल निःशुल्क बंदियों को दिया गया है। पूर्व में भी उनके द्वारा दिया गया था और ये इस वर्ष भी हमने दोबारा से जो नए बंदी हैं उनको प्रशिक्षण दिया है। लेकिन इस बार जो हमारी यहाँ पर बंदी कैंटीन है, यहाँ पर जो उसका लाभांश आता है उसी लाभांश से हमने खाद बीज का क्रय किया। उधर नागपुर की अंधविश्वास उन्मूलन संस्था की ओर से बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध किए गए चैलेंज के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में हिंदुवादी लोग जमकर समर्थन कर रहे हैं, जिसको लेकर अब धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उत्तराखंड में लोग सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बाजपुर में हिंदू समाज के लोगों की ओर से विशाल ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां ध्वजा यात्रा निकालकर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया गया। बता दें कि श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कुछ लोगों की ओर से की जा रही बयानबाजी से देश भर के हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है, जिससे देश भर में ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। तो संतों का अपमान कर रहे हैं, उनके विरोध में ये ध्वज यात्रा का एक कार्यक्रम तय हुआ है। इससे पूर्व में काशीपुर में देवभूमि के काशीपुर में ये कार्यक्रम तय रहा और संपन्न हुआ बड़ी अच्छी संख्या में। उसी प्रारूप में आज बहुत अच्छी ऊर्जा में हिंदू यहाँ पर पधारा है। श्री बालाजी बागेश्वर धाम सरकार, जो वहां पर हमारे पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उन पर कहीं ना कहीं लोगों ने शिकंजा कसने का प्रयास किया, जो धर्म का विरोध करते हैं। उनको चेतावनी देने के लिए, उनको कहीं ना कहीं हिंदू शक्ति का एहसास कराने के लिए आज ध्वज यात्रा का आह्वान किया है। आज सारे बागेश्वर धाम के लिए आज हमारे हर घर से हिंदू युवा महिला सब आए हैं उनके समर्थन में। और यहीं तक नहीं, आज ये कोई भी हिंदू यहाँ नहीं रुकेगा। युवा आज पूरे जोश में, पूरे बाछुर में उत्साह के साथ भगवा लहराएगा। श्री राम के कार्य में जो लोग बाधा कर रहे हैं, संतों पे टिप्पणियां करते हैं, रामचरितमानस पर टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सब संत मिलके आज निकल पड़े हैं श्री राम का झंडा उठा के। जिसका मन करता सनातन धर्म पर, हमारे साधु संतों पर उंगलियां उठा देता, उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में अब इस देश का हिंदू
घर घर से निकलकर समझा देगा। किसी गलतफहमी में अगर कोई भी व्यक्ति जी रहा हो तो वो ना जिए। मैं श्री हनुमानगढ़ी के महाराज राजू दास जी के जो उन्होंने बयान दिया है, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। जो उन्होंने बोला है, एक धूर्त व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसने रामचरितमानस के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं और जो प्रतिलिपियां जलाई गई हैं, ऐसे लोगों को इस हिंदू समाज में, इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। उधर शहर की प्रतिष्ठित शिक्षा संस्था गोविंद बल्लभ पंत इंटरमीडिएट कॉलेज से एक प्रवक्ता अलमारी, जरूर दस्तावेज और फाइलें गुम हुए। 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों के बावजूद आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। इस मामले में कॉलेज के प्रधानाचार्य की भूमिका संदेह के घेरे में होने का आशंका कॉलेज के एक प्रवक्ता ने जताई है। उधर गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति के अध्यक्ष एस.के. शर्मा ने काशीपुर कोतवाली में जाकर दस्तावेज गुम होने को लेकर तहरीर दी है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि पुलिस के पास जाने के बाद हुआ या नहीं हुआ, कि इतना ये मुझे पता कि प्रधानाचार्य ने मुझे 7वें पीरियड में मुझे अपने कक्ष में बुलाया था। कब? और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि एक रजिस्टर तैयार हो रहा है अनुपस्थिति का, और मेरी कोतवाल साहब से बात हो गई है, और इस रजिस्टर जो आरटीआई के अंदर सूचना मांगेगा तो हम उसको रजिस्टर की कॉपी उनको दे देंगे। आप एक काम करना कि जो कक्ष डायरी है वो दे देना, उससे अनुपस्थिति का पता चल जाएगा। तो मैंने उनसे कहा था कि सर, कक्ष डायरी में से वो पेपर तो गायब है जिस दिन आदित्य कौशिक का पेपर था। हमने अपनी बात पुलिस के सामने रखी है, और जो कहीं हमें गड़बड़ी की आशंका थी वो सारी चीजें हमने बताई हैं। अपना पक्ष रखने के लिए आए थे, तो कोतवाल साहब से बात हुई है और उन्होंने जांच अधिकारी बुधानी जी को नियुक्त करा है। 3-4 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच करके और हम इसमें यथोचित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करा जाएगा। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज है, तो इसके प्रबंधकों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि वहां के स्टाफ द्वारा कोई एक सरकारी डॉक्यूमेंट रजिस्टर कहीं गायब कर दिया गया है। तो जिस संबंध में उनके द्वारा तहरीर हमें दी गई है, क्योंकि मामला डॉक्यूमेंट गायब होने का है, तो उसकी प्रारंभिक जांच करवाई जा रही है चौकी इंचार्ज कोटोताल द्वारा। यदि उसमें कोई क्राइम, कोई अपराध होना पाया जाएगा तो इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, और अभियोग पंजीकृत करने के बाद सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग स्कूलों के कुल 95 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई। आपको बता दें कि देहरादून से पहुंची टीम ने छात्रों के बनाए गए प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर उनसे मॉडल से संबंधित जानकारी ली, जिसके आधार पर स्कूलों के मॉडल का मूल्यांकन किया गया। वहीं इंस्पायर अवार्ड के जिला समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 छात्रों का राज्य स्तरीय के लिए चयन होगा, जो आगे जाकर राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे है, तो 95 बच्चे जो विभिन्न विकास खंडों के हैं जो यहाँ पे प्रतिभा कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं, और ये यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चयन होंगे, इसमें से आप जितने बच्चों का, कम से कम 10 बच्चों का जो चयन होगा वो राज्य स्तरीय डीएलपीसी होगी, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पे वो करेंगे। तो मार्गदर्शक शिक्षक के साथ बच्चे यहाँ पे आज प्रतिभा कर रहे हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोटद्वार की, जहां एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने 3 कोतवाली निरीक्षकों समेत आधा दर्जन सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने मणिभूषण श्रीवास्तव को कोतवाली प्रभारी कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि कोतवाली कोटद्वार निरीक्षक विजय सिंह को प्रभारी निरीक्षक से वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी बनाया गया है।
लगातार हमारे द्वारा जो है इन चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त जो एक वृहद प्लान भी ट्रैफिक से रिलेटेड बनाया जा रहा है पूरे पौड़ी जनपद के लिए, जिसमें कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर को स्पेशल एम्फेसिस देते हुए एक शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान में जैसे बाईपास और कहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगनी है, मल्टी लेवल पार्किंग्स कहाँ एस्टैब्लिश होनी है उस संदर्भ में, और अभी शॉर्ट टर्म प्लान में कहाँ हम वन वे कर सकते हैं, कहाँ लेफ्ट टर्न फ्री कर सकते हैं, कहाँ हम पॉकेट पार्किंग्स डेवलप कर सकते हैं, उस संदर्भ। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि ऋषिकेश से है, जहां योग नगरी रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवेश और निकास द्वार के बीच अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों को आरपीएफ ने जेसीबी से तोड़ दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दुकानदारों को दी है। इस दौरान एक चाय की ठेली पर कार्रवाई नहीं किए जाने से अतिक्रमणकारी भड़क गए और उन्होंने आरपीएफ पर पक्षपात करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। तो आरपीएफ की तरफ से स्टेशन के बाहर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिस पर आपको बताते चलें कि सभी दुकानों को हटाने का काम किया गया है, लेकिन इस दौरान एक चाय की दुकान को आरपीएफ द्वारा नहीं हटाया गया, जिस पर जो भी वहां पर लोग मौजूद थे जिनकी दुकानों पर कार्रवाई की गई है उनमें आक्रोश देखने को मिला। तो स्टेशन के बाहर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। बताते चले कि आरपीएफ की ओर से कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध दुकानदारों को जो अतिक्रमण किया गया था उनकी दुकानों को ढहा दिया गया है, लेकिन इसी बीच एक ठेली को नहीं हटाने पर जिन लोगों की दुकान गिराई गई है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई है। ऋषिकेश योग नगरी स्टेशन के बाहर ये पूरी कार्रवाई रेलवे पुलिस के द्वारा की गई है। दुकानदारों ने पक्षपात का आरोप लगाया है आरपीएफ पर। स्टेशन से बाहर जो अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया गया है, लेकिन एक चाय की ठेली को न हटाने को लेकर जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनमें एक तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है और दुकानदारों की तरफ से पक्षपात का आरपीएफ पर आरोप लगाया गया है। वहीं खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन अवसर पर कई लोगों ने मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं गणेश जोशी ने अपने आवास पर एचडीएफसी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच 20 लाख का चेक वितरित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चाहे उनका जन्मदिन हो चाहे शादी की सालगिरह हो, वह अक्सर गरीब बच्चों और लोगों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि उन्हें गरीबी को उन्होंने काफी नजदीकी से देखा है। आगे उन्होंने कहा कि इस खास अवसर पर 36 स्कूलों में स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं। कुछ विद्यालयों में कंप्यूटर भी वितरित किए जाएंगे, इनमें से 2-3 विद्यालयों में वे स्वयं जाएंगे। जिसमें से 1-2 विद्यालय में मैं भी जाऊंगा, कई जगह मेरी बेटी जा रखी है। वहीं कुछ स्कूलों को हम कंप्यूटर दे रहे हैं। ब्लाइंड स्कूल में भी एक कार्यक्रम ब्लाइंड बच्चों के साथ में बनाने का रखा है। और आज एसडीएफसी के माध्यम से जो हमारे स्वयं सहायता ग्रुप की बहनें हैं जो अपना रोजगार करना चाहती हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, लगभग 20 लाख रुपए के चेक एसडीएफसी के माध्यम से आज मैंने यहां पर वितरित किए, जो उनकी आर्थिकी को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य
उधर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के यूके सीडीपी सभागार में कई एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के स्टाफिंग पैटर्न के अध्ययन स्थिति की समीक्षा की गई और साथ ही सरकारी समितियों में स्टैंपिंग पैटर्न की स्थिति पर भी समीक्षा हुई। सरकारी विभाग के अंतर्गत कितने पद रिक्त पड़े हैं, इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन किया गया। आज कोऑपरेटिव की हमने एक समीक्षा बैठक की है और खुशी की बात यह है कि नाबार्ड के सीजीएम भी आज हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश में हम 1200 स्थानों पे एक वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठी करने जा रहे हैं किसानों के साथ में, और उनको ये बताया जाएगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं, नाबार्ड की क्या क्या योजनाएं हैं, भारत सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, हमको जो है जो बीमा योजनाएं, इनकी सारी जानकारी वहां किसानों को दी जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास पर अपने जन्मदिन के आयोजित कार्यक्रम में कहा कि शहादत गांधी परिवार की वपौती नहीं है। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसमें जितनी बुद्धि है वह उतनी ही बात करेगा। आपको बता दें कि बीते रोज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की शहादत को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद से ही राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। अब राहुल गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है। जिस लाल चौक पर ये झंडा आज उन्होंने फहराया, उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 370 नहीं हटी होती, माहौल उसके अनुकूल नहीं होता, क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक पर झंडा फहराता? लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया। अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। और शहादत इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बपौती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है। उधर यूपी के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अकबर अहमद डंपी समेत 7 लोगों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुर्द बुर्द और जली दस्तावेजों से खरीद करने का आरोप है, जिसके चलते वक्फ बोर्ड ने अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अकबर अहमद डंपी के खिलाफ वक्फ अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि विरासतगंज रामगढ़ में वक्फ की 28 एकड़ जमीन है, जो लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की है, वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है। शादाब शम्स ने कहा कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी ने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इसके बाद नैनीताल के भवाली थाने में अकबर अहमद डंपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, तो वहीं इसके साथ ही अन्य 7 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही वक्फ बोर्ड अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। उसी में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर के वक्फ माफियाओं के जो अवैध कब्जे थे, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें 420 भी शामिल है। उन्होंने जिस तरह से रामगढ़ के अंदर नैनीताल में 28 एकड़ से अधिक संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा करके उसे लंबे समय से अपने उसमें लगा के और बड़े घेरा हुआ है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।